हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमें घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में पार्ट 13 पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ घटनासार की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला हमारा टॉपिक है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा। इस सूचकांक में दुनिया भर के 194 देशों को स्थान दिया गया है। वर्ष 2020 के सूचकांक में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ब्रिटेन और सऊदी अरब को संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर रखा गया है, जबकि सूचकांक में तीसरे स्थान पर एस्टोनिया को रखा गया है। याद रहेगा। अब बात करते हैं भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वें स्थान पर रखा गया है। इसको लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का जो पिछले वर्ष का स्थान था वह 47वां था और इसमें 37 अंकों के सुधार के साथ भारत को इस वर्ष 10वें पायदान पर रखा गया है। बात कर रहे हैं हम वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के बारे में। चीन की अगर हम बात करें तो चीन को 33वें पायदान पर रखा गया है। पाकिस्तान को 79वें पायदान पर रखा गया है। तो भारत अपने सभी पड़ोसियों देशों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के बारे में। यह जारी किया था UNSDSN के द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इस सूचकांक में यूरोपीय देश फिनलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने इस सूचकांक में अंतिम पायदान 165वें स्थान को प्राप्त किया है। हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के बारे में। ठीक है। सूचकांक में भारत को 120वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है। वर्ष 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 117वीं थी। याद रहेगा। ठीक है। 2021 में रैंक कौन सी है? 120वीं है, जबकि 2020 में भारत की रैंक 117वीं थी। अब बात करते हैं इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। चीन को 57th रैंक प्रदान की गई है, भूटान को 75, श्रीलंका को 87, नेपाल को 96, ठीक है, बांग्लादेश को 109, भारत को 120 और पाकिस्तान को 129। तो भारत की स्थिति पाकिस्तान के बाद अपने सभी पड़ोसी देशों में काफ़ी ज़्यादा खराब है। ब्रिक्स देशों में भारत और चीन के अलावा रूस की रैंक कितनी है? तो रूस की रैंक है 46वीं, ब्राज़ील की 61वीं, दक्षिण अफ्रीका की कितनी रैंक है? 107वीं है और भारत की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 120वीं है। ठीक है। क्लियर हो गया। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में निम्नतम स्थान पर हम पढ़ चुके हैं। किसे रखा गया है? सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य को 165वें नंबर पर। 164वें नंबर पर दक्षिणी सूडान को रखा गया है। अब बात करेंगे 47वें G शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों का 47वां G शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 के बीच दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के समुद्र किनारे बने कॉर्बिस वे कार्नवाल में संपन्न हुआ। तो कहाँ पर ये संपन्न किया गया? ब्रिटेन में, ब्रिटेन के इंग्लैंड में कहाँ पर? कॉर्बिस वे कार्नवाल में। इसकी मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा की गई है। G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्डिंग बैक बेटर। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। मेजबान देश ब्रिटेन ने वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। गेस्ट के रूप में ये 4 देश बुलाए गए थे। तो इन चारों देशों का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। और इन 7 आपके जो मुख्य देश हो गए, ठीक है, जो 7 अमीर देश जो G7 में शामिल हैं वो देश, और ये 4 गेस्ट देश, इनको मिलाकर हुए कुल 11 देश और इन्हीं को कहा गया डेमोक्रेसी 11। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के वैश्विक रूप से निपटने के लिए वन अर्थ और वन हेल्थ का नारा दिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया गया, जिसे जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। वह बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ सत्र के प्रमुख वक्ता रहे। किस सत्र के? बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ सत्र के प्रमुख वक्ता रहे। यह सत्र कोरोना महामारी से वैश्विक रिकवरी, भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलापन को मजबूत करने पर केंद्रित था। ब्रिटेन के कार्नवाल में 13 जून को संपन्न द्विवार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में
G7 देशों ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 100 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की घोषणा की। इससे 50 करोड़ डोज अमेरिका और 10 करोड़ डोज ब्रिटेन द्वारा दी जाएंगी। यानी 100 करोड़ टोटल उपलब्ध करानी है। 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो अमेरिका उपलब्ध कराएगा और 10 करोड़ उपलब्ध कराएगा ब्रिटेन। ठीक है, बाकी की जो बची हुई आपकी 40 करोड़ डोज है वो अन्य देश उपलब्ध कराएंगे जो कि इस समिट का हिस्सा थे। WHO ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, अलायंस लिखा है अलायंस, ठीक है, अलायंस होगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में गावी बोलते हैं, के तहत शुरू की गई कोवैक्स पहल के तहत 95% टीके लाइसेंस छूट के द्वारा और गैर लाभ आधार पर उत्पादन से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये कोवैक्स पहल कौन कौन चला रहा है? गावी चला रहा है और WHO चला रहा है। इसके अंतर्गत जो 95% टीके हैं वे लाइसेंस छूट के आधार पर मिल रहे हैं और लाभ के आधार पर जो उत्पादन, केवल जो उत्पादन लागत है उसका इसका प्राइस लिया जा रहा है, बाकी ये मुफ्त है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। G7 देश बिल्डिंग बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड योजना के तहत अफ्रीकी रेलवे के विकास और एशिया में विंड फार्म के विस्तार को करना चाहते हैं। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समक्ष बनाई गई योजना की तरह देखा जा रहा है। यानी चीन की जो BRO योजना है उसको कर्टल करने के लिए बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड योजना को शुरू किया गया है G7 कंट्रीज के द्वारा। आगे बात करेंगे जमशेदजी टाटा 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता। तो ये इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि इससे आप परिचित होंगे, काफ़ी पुराना ये करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुरॉन और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार 23 जून 2021 को जारी एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी नामक रिपोर्ट में टॉप 50 दानियों की सूची में भारत के उद्योग जगत के पितामह व टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। जमशेदजी को 100 वर्षों का सबसे बड़ा दानदाता बताया गया है। ठीक है, कौन? जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा दुनिया के 100 वर्षों के सबसे बड़े दानदाता के रूप में चुने गए हैं। महत्वपूर्ण है। सूची में दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हैं जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर दान किया है। ठीक है, उसके बाद अन्य लोगों का नाम आता है। ठीक है, वारन बफे, हेनरी वेल्कर्स, ये सब शामिल हैं। सूची में एकमात्र दूसरे उद्योगपति शामिल हैं जिनका नाम है अजीम प्रेमजी। इन्होंने 22 अरब डॉलर संपत्ति दान कर 12वें स्थान को प्राप्त किया है। तो भारत से कुल मिलाकर दो लोग शामिल हैं। पहले तो टॉप पर ही हैं दुनिया में जिनका नाम है जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा और दूसरे नंबर पर हैं भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेमजी। ठीक है, ये दूसरे भारतीय शामिल हैं और इनकी ग्लोबल रैंकिंग 12वीं है। ठीक है, और ग्लोबल रूप से दूसरे स्थान पर कौन है? बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स। अब बात करेंगे नाटो की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक के बारे में। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, नाटो के भविष्य के बारे में निर्णय लिए और नाटो 2030 एजेंडा के अनुसार नाटो को अनुकूल करने के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, मूलतः नाटो में आप जानते हैं 12 सदस्य देश थे, अब संख्या इनकी बढ़कर कितनी हो गई है? 30 हो गई है। संगठन का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? उत्तरी मैसेडोनिया है, जिससे मार्च 2020 में जो है नाटो की सदस्यता को ग्रहण किया था। तो याद रखेंगे जो नाटो की आधिकारिक वार्ता हुई 31वीं, वो कहाँ पर हुई है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। चीन ने बनाया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध, जिसका नाम है बेहतन बांध, नाम याद रखेंगे क्या नाम है? बेहतन बांध इसका नाम है। इसकी पहली 2 उत्पादन इकाइयों को जून 2021 में आखिरी सप्ताह में चालू किया। यह बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिन्सा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? जिन्सा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चीन की यांगची नदी पर स्थित थ्रो गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, जिसका परिचालन वर्ष 2003 में किया गया था। बेहतन बांध जिन्सा नदी पर निर्मित है, जो यांगची की ही एक सहायक नदी है। जो आपकी यांगजी नदी है इसी की सहायक नदी है जिन्सा नदी, इसी पर बेहतन बांध बनाया गया है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। और पहला जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है वो भी चाइना में ही है, चाइना की यांगजी नदी पर, जिसका नाम है थ्रो गोर्जेस डैम। याद रहेगा।
आगे बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की। इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ के आपको इंटरेस्ट आएगा। ब्रिटेन स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया। कुल मिलाकर 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 3 मानदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। किसी अजनबी की मदद के बाद यहाँ पर कॉमा होगा, कॉमा नहीं लगा है। किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान और किसी संस्था के लिए स्वैच्छिक संविदान, इन 3 मानदंडों के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, 114 देशों की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष दानशील देश होने का सम्मान मिला है इंडोनेशिया को। देखिए, बहुत बड़ा देश नहीं है, ठीक है, आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, फिर भी इंडोनेशिया को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में शीर्ष दानशील देश का दर्जा मिला है। वहीं सबसे कम दानशील देश का दर्जा मिला है जापान को, जहाँ के लोग बताए जाते हैं कि बहुत स्वीट इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जापान को सबसे कम दानशील बताया गया है, 114वां पायदान रखा गया है। और भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत तो दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहा ही है। ठीक है, इतिहास रहा है, भारत में कर्ण जैसे दानवीर रहे हैं, तो भारत को रखा गया है 14वें स्थान पर। याद रखेंगे। ठीक है, वर्ष 2017-19 के बीच भारत की दान और परोपकारी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2020 में भी जारी रही। ठीक है, सूचकांक में आगे बात करें, इंडोनेशिया के बाद केन्या दूसरे नंबर पर है। तो कौन दूसरे तीसरे नंबर पर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देख लेते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का क्या हाल है। तो ऑस्ट्रेलिया को 5वें स्थान पर रखा गया, बहुत बढ़िया बात है। अमेरिका को 19वें स्थान पर रखा गया, जबकि भारत का स्थान 14वां है। ब्रिटेन को 22वें स्थान पर रखा गया, जबकि भारत का स्थान 14वां है। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, इसलिए याद करा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 27वें पायदान पर है, श्रीलंका 63वें स्थान पर है, बांग्लादेश 69वें स्थान पर है, चीन 95वें स्थान पर, पाकिस्तान 107वें पायदान पर है और भारत की रैंक 14वीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। लंदन स्थित संस्था नाइट फ्रैंक के द्वारा जून 2021 में नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस इंडेक्स में मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो रहने के लिए घर हैं उनमें किराए के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है उसी को पहला स्थान मिलता है। तो भारत वर्ष 2021 में पहली तिमाही के दौरान मकानों की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, बढ़ोतरी की जगह कोविड-19 चल रहा था, जिसके कारण भारत ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 12 स्थान पिछड़कर 55वें स्थान पर पहुंच गया है। 2020 की पहली तिमाही के दौरान इस इंडेक्स में भारत 43वें स्थान पर था। तो 2020 की पहली तिमाही में भारत कौन से स्थान पर था? 43वें स्थान पर था। अब भारत जो ओवरऑल रैंकिंग में पहुंच गया है वो 55वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत ने 12 स्थान की गिरावट दर्ज की है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मकानों की कीमत थी उनमें भी गिरावट आई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वर्ष 2005 के बाद से सबसे अधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, जिसमें वार्षिक वृद्धि कितनी है इनकी? 13.2%। याद रहेगा। ठीक है, और सबसे अधिक जो शीर्ष स्थान किसे मिला है इस इंडेक्स में? तो शीर्ष स्थान मिला है तुर्की को। किसको मिला है? तुर्की को। तुर्की में सबसे ज़्यादा घरों की कीमतों में वृद्धि आई है, तुर्की को शीर्ष स्थान मिला है। न्यूजीलैंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है, लग्जमबर्ग को तीसरे स्थान पर रखा गया है। स्पेन का प्रदर्शन सबसे निम्न रहा। ठीक है, यानी अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है? स्पेन को रखा गया। यानी यहाँ पर जो मकान की कीमतें थी उनमें गिरावट देखी गई है, भारत में भी देखी गई है। तभी भारत का जो स्थान है वो 55वां पहुँच गया और स्पेन का 56वां है। समझ आ गया आपको? भारत का 55वां है, स्पेन का 56वां है। पहला स्थान किसका है? तुर्की का है। अब बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें आपको अपनी पुरानी जो रैंकिंग है उनको भी आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। वर्ष 2019 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें 2017 की वैश्विक शांति सूचकांक की रैंकिंग पूछी गई थी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा 17 जून 2021 को दुनिया के 163 स्वतंत्र राज्यों क्षेत्रों पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP इसे जारी करता है। ठीक है, 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में जहां यूरोपीय देश आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, वहीं एशियाई देश अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ठीक है, इस सूचकांक में 2020 ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार किया है
और 135वें सबसे शांतिपूर्ण देश की रैंकिंग को भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है, दक्षिण एशिया में स्थिति कौन सी है? 5वीं है। दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए भारत का स्थान तो 5वां है। ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 135वीं है। और भारत ने 2 स्थान का सुधार किया है, यानी पिछले वर्ष रैंकिंग कितनी रही होगी? 137वीं रही होगी। ठीक है, सूचकांक में हम पढ़ चुके हैं। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान। दूसरे नंबर पर यमन। ठीक है, सूचकांक में शामिल भारत के पड़ोसी देशों में भूटान, नेपाल दक्षिण एशिया में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश वैश्विक रैंकिंग में 91वें नंबर पर है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में 3रे नंबर पर है। श्रीलंका 95वें स्थान पर है और दक्षिण एशिया में 4थे स्थान पर है। और 5वें स्थान पर दक्षिण एशिया में भारत है। ठीक है, जबकि ग्लोबल रैंकिंग उसकी कितनी है? 135वीं है। पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग 150वीं है, जबकि दक्षिण एशिया में ये 6ठे स्थान पर है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के बारे में। ये जारी किया गया IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, इस सूचकांक में भारत लगातार तीसरे वर्ष 64 देशों के में 43वें पायदान पर बना हुआ है। ठीक है, लगातार 3 साल से भारत की रैंक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 43वीं है। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया कि नई दिल्ली ने शासन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ब्रिक्स देशों में अगर स्थिति देखें तो ब्रिक्स देशों में चाइना को 16वें पायदान पर रखा गया है, भारत को 43वें में, और फिर आपके रशिया को रखा गया है 45वें में, और ब्राज़ील को 57वें में, दक्षिण अफ्रीका को 62वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। सूचकांक में UAE 9वें स्थान पर है, अमेरिका 10वें स्थान पर है, ब्रिटेन 18वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 43rd स्थान पर है, 43वें स्थान पर है। क्लियर हो गया। पहले पायदान पर कौन है? आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है। अब हम बात करेंगे विश्व के परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट के बारे में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने जून 2021 में ईयर बुक 2021 जारी की, जिसमें विश्व के परमाणु हथियारों की एक रिपोर्ट जारी की। तो उसमें बताया गया कि जो परमाणु बम है, किस देश ने कितनी बढ़ोतरी की है या किस देश ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कुछ लोगों ने परमाणु हथियारों को कम भी किया है। तो देख लेते हैं, सीधे हम लोग चलेंगे टेबल पे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अमेरिका में जो परमाणु हथियार हैं उनमें कमी देखी गई है 2020 से 2021 की तुलना में। हालांकि इसके बावजूद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं। उससे अधिक किसके पास? सबसे अधिक विश्व में परमाणु हथियार किस देश के पास है? रशिया के पास है। कितने हैं आप देख सकते हैं? 6255। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में हालांकि कुछ परमाणु हथियारों में कमी आई है, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आपने देखा अमेरिका का है। ठीक है, फिर आप देखेंगे चीन में बढ़ोतरी हुई है परमाणु हथियारों में। कहाँ? 2020 में 320 थे, अब बढ़कर हो गए हैं 350। ठीक है, और इसी कारण शायद अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ब्रिटेन ने भी बढ़ोतरी की है, 215 से 225 की है। तो गिरावट अभी हमने केवल देखा कहाँ कहाँ हुई है, अमेरिका और रशिया में, बाकी देशों में नहीं हुई है। फ्रांस की स्थिति जस की तस है। ठीक है, भारत ने भी बढ़ोतरी की है, 150 से 156 हो गए हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ने भी बढ़ोतरी की है, इजराइल जस का तस है, और उत्तर कोरिया ने भी बढ़ोतरी की है। इसका एग्जैक्ट डेटा तो ये रिलीज़ करता नहीं है, इसलिए इसमें एक रेंज में दे रखा है, एक परास में दे रखा है, तो इसने भी बढ़ोतरी की है। तो अमेरिका और रूस ने केवल गिरावट की है। ठीक है, और फ्रांस और आपका इजराइल है, इन लोगों ने नियत स्थिति को बरकरार रखा है। बाकी सभी देशों ने इसमें बढ़ोतरी की है। और सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रशिया के पास है। दूसरे नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है। तीसरे नंबर पर आपका चाइना का स्थान आता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। 9 जून 2021 को कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर 67वीं रैंक मिली है। रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल मिलाकर प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के अंतर्गत 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। दूसरा स्थान लग्जमबर्ग को मिला है। तीसरा स्थान मिला है ऑस्ट्रिया को तीसरा स्थान इसमें मिला है। और बात करेंगे अगर हम भारत की, तो भारत को 67वें पायदान पर रखा गया है। अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा
देश आकर्षण सूचकांक की, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के बारे में। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है ब्रिटिश संगठन अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा। महत्वपूर्ण है, इस सूचकांक में कुल मिलाकर 40 देशों को जो अक्षय ऊर्जा के लिए निवेश है, आकर्षण है, नियोजन है, उनमें किस प्रकार की प्रगति की गई है, इस आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है, चीन को दूसरा स्थान मिला है, भारत को मिला है तीसरा स्थान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है, चीन को दूसरा, भारत को तीसरा स्थान मिला है, चौथे स्थान पर ब्रिटेन है, पांचवें स्थान पर फ्रांस है। ठीक है, क्लियर हो गया। भारत ने, आप जानते हैं, 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। काफ़ी पुराना लक्ष्य है और ये आपको अभी तक तो याद हो ही गया होगा, कई बार रिपीट हुआ है। 2030 तक हम 400 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करेंगे। कौन? हमारा भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान 11 जून 2021 को अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ये जो नव निर्वाचित सदस्य हैं, आप जानते हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, चुने गए देशों में अल्बानिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका यूएन सुरक्षा परिषद अस्थायी के रूप में पहली बार चुनाव हुआ है, यानी अल्बानिया को पहली बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे। नवनिर्वाचित सदस्य देशों के अलावा सुरक्षा परिषद के अन्य अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत वर्तमान में चल रहा है, इसका स्थायी सदस्य है। भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप जानते हैं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। और जो 10 जो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं उनके लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है। फिलहाल बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 के बारे में। ये महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। अप्रैल 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ संयुक्त रूप से समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 120 देशों का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, समग्र सूचकांक स्कोर 4 मापदंडों पर आधारित है: उपलब्धता, वहन योग्यता, प्रासंगिकता, तत्परता पर। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने और अफ्रीकी देश बुरुंडी को अंतिम पायदान पर रखा गया। हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 के बारे में, जिसे जारी किया गया इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। शीर्ष स्थान जैसा हमने पढ़ा स्वीडन ने प्राप्त किया है, अंतिम स्थान बुरुंडी को मिला है। ठीक है, उसके बाद भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को थाईलैंड के साथ 49वें पायदान पर रखा गया है। भारत अपनी रैंकिंग थाईलैंड के साथ साझा करता है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49वें पायदान पर भारत को रखा गया है, 49th प्लेस पर। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 77वें नंबर पर, नेपाल 83 नंबर पर, पाकिस्तान 90th प्लेस पर रखा गया है। सूचकांक में जैसा हमने पढ़ा बुरुंडी अंतिम पायदान पर है, 120 इसको रैंक मिली है। अन्य देशों की रैंकिंग जानने की आवश्यकता नहीं है। 119वें नंबर पर लाइबेरिया है, फिर भी आप जानना चाहें। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद, और इस परिषद में भारत शामिल नहीं है, ये आप याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शुरुआत की गई। इस परिषद में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड नीति निर्माता और प्रभावशाली देश शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद किसने शुरू की है, तो आपका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। ज़्यादातर दक्षिण एशियाई देश हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा भारत ब्रिटेन आभासी शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके समकक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 4 मई 2021 को आभासी शिखर सम्मेलन के द्वारा भारत ब्रिटेन आभासी शिखर सम्मेलन को पूरा किया।
दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटिश संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया और इसे कहा गया रोड मैप 2030। ठीक है। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ने की सहमति व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान उन्नत व्यापार साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच 1 अरब पाउंड के निवेश समझौते पर समझौता किया गया है। कितने अमाउंट का? 1 अरब पाउंड का, याद रखिए। ठीक है, करीब 9,800 करोड़ रुपए का। रोड मैप के अंतर्गत 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें नागरिक से नागरिक संबंध, व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, जलवायु व स्वास्थ्य शामिल हैं। ठीक है, इसके साथ नोट कर सकते हैं इस सम्मेलन में नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य चुने गए विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस दिशा में शुरुआत अफ्रीका से होगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमण के बीच 1 वर्ष से भी अधिक समय के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेशी यात्रा बांग्लादेश को की। तो पूछा जाए कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा किस देश के लिए, तो आप कहेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए। ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक में बांग्लादेश मुक्त संघर्ष में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मेजबान प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष से संबंधित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन भी उन्होंने इस अवसर पर किया गया। तो पूछा जाए बंगबंधु बापू म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये है बांग्लादेश में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए घोषित वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार श्री मोदी ने उनकी पुत्री शेख हसीना व शेख रेहाना को भेंट किया। ठीक है, किसे भेंट किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए इनके लिए दिया गया, क्योंकि ये तो अब जिंदा नहीं है। ठीक है, इनका स्वर्गवास हो चुका है। तो ये दिया गया इनकी पुत्रियों शेख हसीना और शेख रेहाना को। ठीक है। 27 मार्च 2021 को द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वार्ता ढाका में की। तीस्ता नदी जल बंटवारे की मुद्दे पर 2011 से बनी सहमति के आधार पर बने तीस्ता जल समझौते को लागू करने की मांग शेख हसीना ने की। इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोहराई गई। फेनी नदी के जल बंटवारे संबंधित 2011 में स्वीकृत अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने का अनुरोध बांग्लादेश से भारत द्वारा किया गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों की साझा नदियाँ, ठीक है, नदियों का नाम दे रखा है। क्या नाम है? मनु, मुहरी, खोवई, गुमटी, धरला, दूधकुमर। इनके जल बंटवारे के लिए कार्य आगे बढ़ाने की सहमति दोनों देशों के बीच की गई। भारत से 109 एम्बुलेंस की सांकेतिक चाबी। कोविड-19 वैक्सीन की 12 लाख खुराक श्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भेंट की। तो कुल मिलाकर कितनी एम्बुलेंस? 109। कितनी कोविड खुराकें? 12 लाख। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उपयोग की अनुमति बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने वार्ता में की। बांग्लादेश की न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण करने का भारत ने स्वागत किया। वार्ता के पश्चात पारस्परिक सहयोग के 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एनसीसी, खेल, आपदा प्रबंधन, ट्रेड रेमेडियल मेजर्स से संबंधित समझौते इनमें शामिल हैं। ठीक है। 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य कार्यक्रम में गोपालगंज के ओराकंडी में मतुआ समुदाय के लगभग 300 धर्म प्रचारकों की बैठक को संबोधित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतुआ समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर संबोधित किया गया? तो बांग्लादेश के गोपालगंज में। भारत व बांग्लादेश की मैत्री की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट भी दोनों देशों ने जारी किए। याद रहेगा। ठीक है। 6 दिसंबर, जिस दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी,
इसको मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय दोनों देशों के द्वारा लिया गया। तो मैत्री दिवस कब मनाया जाएगा? 6 दिसंबर को, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की मैत्री का दिवस। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अगले वर्ष 2022 में भारत की यात्रा का निमंत्रण श्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया है। अब बात कर लेते हैं मिताली एक्सप्रेस के बारे में, पूछा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ठीक है। 27 मार्च 2021 से शुरू की गई। 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों के बीच इस तीसरी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। नाम क्या है? इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से जो 2 ट्रेनें चल रही है वे कौन कौन सी हैं? मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। नेक्स्ट है आपकी बंधन एक्सप्रेस जो चलती है कोलकाता से खुलना के बीच। तीसरी आपकी नई है जो कि नाम है मिताली एक्सप्रेस, ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका फेनी नदी पर मैत्री पुल, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फेनी नदी पर सेतु की स्थापना की गई है, ठीक है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। 109 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो सबरूम जिले को जोड़ेगा रामगढ़ से, ठीक है। त्रिपुरा का सबरूम जिला है उसको जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ से। नाम क्या है? मैत्री सेतु है। किस नदी पर बना है? तो आपका उत्तर होगा फेनी नदी पर। इसका लोकार्पण किया गया पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अब बात करेंगे ग्लोबल लिविलिटी रैंकिंग 2021 के बारे में। इसे जारी किया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन के द्वारा। कुल मिलाकर 140 शहरों का आकलन इसमें किया गया है। तो याद रखेंगे जारी किसने किया? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, IEU के द्वारा, ठीक है। 2021 के लिए ऑकलैंड को सबसे योग्य रहने लायक शहर घोषित किया गया है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को। ऑकलैंड के बाद जापान के ओसाका को दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड को तीसरे स्थान पर रखा गया है। क्लियर हो गया? रहने योग्य 10 शहरों में 2 न्यूजीलैंड और 4 ऑस्ट्रेलिया के शहर शामिल हैं। दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है। तो याद रखेंगे पहले नंबर पर कौन है रहने योग्य शहरों में? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, ठीक है, और जापान का ओसाका दूसरे नंबर पर है। दमिश्क दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर बताया गया है। आगे बात करते हैं भारत की क्या स्थिति है। तो भारत के शहरों को ना ही टॉप शहरों में शामिल किया गया है, ना ही सबसे कम योग्य रहने वाले शहरों की इस सीरीज़ में शामिल किया गया। तो कहीं मिड में आते होंगे इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। तो फिलहाल हम लोग जो देखने लायक है परीक्षा के लिहाज से उसे एक बार पढ़ लेते हैं। इस वर्ष सूचकांक में सबसे अधिक लाभ होनोलुलु को मिला है जो कि अमेरिका का राज्य हवाई की राजधानी है। इसको मिला है महामारी को नियंत्रित करने और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की मजबूत प्रगति के बाद यह 46 स्थान के सुधार के बाद 14वें पायदान पर पहुंच गया। तो सर्वाधिक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? तो आपका उत्तर होगा होनोलुलु का, जबकि शीर्ष पर कौन है? ऑकलैंड है। वियना जो दुनिया की सबसे अधिक रहने योग्य शहर हर बार रैंकिंग में आता था, इस बार गिरकर वह 12वें स्थान पर रह गया है। वही है कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा लचर रही, इसीलिए वियना 12वें स्थान पर पहुंच गया। जबकि पिछली रैंकिंग में आप देखेंगे तो हमेशा वियना ही टॉप पर रहता था, ठीक है। टॉप पर इस बार कौन पहुंच गया है? न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड, और दूसरे नंबर पर जापान का ओसाका। बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में। इसे जारी किया गया है फ्रांस की संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है। अंतिम पायदान पर अफ्रीकी देश इरिट्रिया है। आज ही मेरे द्वारा टेलीग्राम पर क्विज कराई गई थी, अंतिम देश पूछा गया था, तो ज़्यादातर लोगों ने अफगानिस्तान टिक किया, कुछ लोगों ने नॉर्थ कोरिया टिक किया, जबकि गिने चुने 2-4-10 लोग थे जिन्होंने इरिट्रिया टिक किया। तो याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में अंतिम पायदान पर इरिट्रिया को रखा गया है, ठीक है, 180वें पायदान पर, जबकि शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे है। तो ये देख सकते हैं, ये आपके शीर्ष देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है।
और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भी भारत की रैंक 142वीं ही थी, तो दोनों ही 2021 में भी 142वीं है और 2020 में भी 142वीं भारत की रैंक है। तो बहुत अच्छी स्थिति भारत की नहीं कह सकते, खराब ही है। अंतिम पायदान पर आपको ज़रूर याद रखना है, अंतिम पायदान पर कौन सा देश है आपका, इरिट्रिया है। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख सकते हैं। पड़ोसी देशों में भूटान 65 नंबर पर है, नेपाल 106, अफगानिस्तान 122, श्रीलंका 127, म्यांमार 140, भारत हम पढ़ चुके हैं 142वें नंबर पर है, पाकिस्तान 145 पर है, बांग्लादेश 152वें नंबर है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में सबसे खराब है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कुछ अन्य देशों की रैंकिंग यहाँ पर दे रखी है। जर्मनी 13वें पायदान पर है, अमेरिका 44वें पायदान पर है और फ्रांस 34वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 25वें नंबर पर है, जबकि जापान भी 67वें नंबर पर है। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन याद रखेंगे अंतिम पायदान पर कौन है, इरिट्रिया है। आई होप आपको अब याद हो गया होगा। ठीक है, इरिट्रिया अंतिम पायदान पर है और दूसरा अंतिम पायदान पर नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, फिर तीसरे अंतिम पायदान पर है आपका तुर्कमेनिस्तान। चाइना की रैंक 177 है, कौन सी है, 177 है, जबकि कुल मिलाकर 180 ही देशों को शामिल किया गया। 180 नंबर पर इरिट्रिया है, आपके 179 पर उत्तर कोरिया है, 178 पर तुर्कमेनिस्तान है और 177 नंबर पर चीन है। याद हो गया। आगे बात करेंगे शांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जारी किया गया है शांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर के द्वारा। क्लियर हो गया। दुनिया के 104 देशों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। इस सूचकांक में अंतिम 104वें स्थान पर वेनेजुला को रखा गया है। अन्य देशों में आप जिम्बाब्वे देख सकते हैं, ये 103वें नंबर पर है, नाइजीरिया 102वें नंबर पर है। उससे हमको मतलब नहीं है, पहला और आखिरी याद रखना है। तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आपका फिनलैंड, अंतिम पायदान पर है वेनेजुला। भारत को 49वें पायदान पर रखा गया है। 49th भारत की रैंक है, याद रखना है। पाकिस्तान की रैंक 90 है, श्रीलंका की 74 है, नेपाल की 52वीं रैंक है। क्लियर हो गया। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है बस। ब्रिक्स देशों में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, चाइना को 41वें नंबर पर रखा गया। भारत की रैंक कितनी है, 49 है। ब्राज़ील की 67 है, रशिया की 48 है और भारत की कितनी है, 49 है। दक्षिण अफ्रीका की 70 है। ठीक है, 70वें पायदान पर दक्षिण अफ्रीका को रखा गया है। तो यहीं पर आज हम सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन अगले दिन आएगा, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।